हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स पढ़ना में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वर्ग 10th का जो हमारा विषय हिंदी है उसका हम लोग सिलेबस को जानेंगे और एकदम विस्तार पूर्वक। तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये वीडियो लॉन्ग भी बने, लेकिन हमारा जो हिंदी का सिलेबस है यहाँ से जो कुछ भी हमें कन्फ्यूजन होगी उन सबको हम दूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज अपना हमारा वर्ग 10th का विषय हिंदी। तो सबसे पहले इसमें तो हम लोग जानेंगे ही पाठ्यक्रम और हमारा किताब क्या है महान। तो हमारा किताब का नाम है गोधुली। इसे तो ज़रूर आप सभी ने देखा होगा। वर्ग 10th में जो लोग चले गए हैं वो तो अपने हिंदी पुस्तक को तो देखे ही होंगे। तो देखिए, इस पुस्तक को आप अगर करीब से देखेंगे तो इसमें आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा। ये हमारा लिखा रहेगा, देखिए कक्षा 10th लिखा रहेगा और नाम रहेगा गोधुली और भाग 2, यानी इसका भाग 1 जो है वो 9th में रहता है। गोधुली भाग 1 कहाँ रहता है? 9th में। और गोधुली भाग 2 कहाँ मिला? तो 10th में मिला। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि सर ये नाम का क्या अर्थ होता है, यही नाम उसको क्यों अच्छा लगा। तो ज़रूर इसका कोई अर्थ होना चाहिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे गोधुली का अर्थ। तो अगर हमसे कोई पूछे कि हमारा जो क्लास 10th का हिंदी का जो नाम है ज़रा बताएंगे, तो हम लोग डायरेक्ट कह देते हैं कि हमारा जो बुक है हिंदी का उसका नाम है गोधुली। और भाग 1 की भाग 2, तो भाग 2। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर ये गोधुली का अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ तो जानना बड़ी ज़रूरी है। तो देखिए कह रहा है कि गोधुली 2 शब्दों से मिलकर बनी है। ये भाई साहब हमारे जो गोधुली हैं ये क शब्दों से मिलके बना है? तो 2 शब्दों से। चलिए ठीक। और कौन कौन? तो गो प्लस धूल, गो प्लस धूल, जिसका अर्थ क्या होता है? तो गो मतलब जानते ही हैं, गो मतलब क्या? गाय। अंग्रेजी में तो गो मीन्स जाना हो जाएगा, लेकिन वो बात नहीं है, ये तो है हिंदी। हिंदी में अपना दिमाग लगाएंगे, है ना। तो गाय के पैर के धूल, यहाँ भी है गो मतलब गाय और धूल का उसके शरीर पर नहीं। इसकी कहानी है छोटी सी, इसकी एक छोटी सी कहानी है, उसको बताएंगे कि क्यों सर यही पैर के धूल ही हुआ। थोड़ी बहुत और समझा लेते हैं पहले, तब कहानी बताएंगे। तो देखिए कह रहे कि जो गोधुली शब्द है ना ये समय का सूचक है। गोधुली अपने आप में क्या चीज़ का सूचक है? सूचक माने क्या संकेत करता है गोधुली? तो गोधुली समय को बताता है। और किस तरह के समय को? तो क्या है, आप शाम के समय जानते हैं, संध्या के समय सूर्य जैसे ही डूबने वाले होते हैं उसके पहले का जो टाइम होता है वही हमारा संध्या का बेला कहलाता है। संध्या बेला या सूर्य के उगने से पहले। गोधुली का केवल अर्थ संध्या के ही समय का नहीं होता, सुबह सुबह भी सूर्य के उगने से पहले का जो टाइम होता है वो भी अपने आप में गोधुली को ही सूचित करता है, उसका टाइम। अब इसकी कहानी बताते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था कि लोगों के पास तो घड़ी थी नहीं, है ना। अब गायें अपना गई है चरने जंगलों में। अब वो लोग आती थी घर पर तो शाम से, लगभग शाम के टाइम से क्या होता था कि उनके पैरों के जो धूल थे वो आ जाती थी उधर से। तो आदमी समझ आता कि अच्छा गाय आ गई हैं, ये पैरों के धूल भी इनके साथ आया है। और जब गाय वापस लौट के आई तो इन लोगों को लगने लगा कि अब सांझ होने वाला है, अब रात भी होगा। पहले तो घड़ी था नहीं, दिन रात में आदमी जीते थे। घड़ी हुआ तो समय बंट गया, घंटा मिनट सेकेंड और भी बहुत सारे, है ना। तो वहीं से ये कहानी का प्रचलन हुआ। यानी गोधुली जी है ये गाय को उपमा देता है, यानी गाय से ये कुछ संबंध रखता है। क्लियर? कहेंगे सर इतना बात था, हमने तो कभी समझा ही नहीं। तो समय देंगे तब न समझेंगे। सिलेबस शुरू हो रही है तो टाइम तो देना पड़ेगा ही। अब आगे बढ़ते हैं अपने पुस्तक पर।
कह रहा है कि गोधूली को अध्ययन करने के लिए इसे 2 खंडों में बांटा गया। हमारा जो गोधूली भाग 2 है, इसको अध्ययन करने के लिए क खंडों में बांट दिया गया, 2 खंडों में। आप खुद ही बुक निकाल के देखेंगे तो एक का नाम है गद्य खंड और एक का नाम है पद्य खंड। गोधूली के अंदर जब हम अपना निकालते हैं ना कंटेंट, तो वहाँ पर लिखता है एक का नाम गद्य खंड और एक का नाम है पद्य खंड। अब किसी किसी के माइंड में जाएगा कि सर इसका क्या अर्थ हुआ, इसका क्या अर्थ हुआ, बड़ा दिनों से इसका नाम सुने हैं लेकिन बढ़िया से कोई अर्थ नहीं बताया, है ना। तो महान जी हम लोग बोले ही हैं कि इस वीडियो में हम लोग सब कुछ क्लियर कर लेंगे, थोड़ा सा धैर्य तो रखना पड़ेगा। बिल्कुल, तो आइए शुरू करते हैं कि सर ये गद्य खंड का क्या अर्थ है, बता दीजिए तनी। तो देखिए क्या करें, यहाँ पर कह रहा है कि इसमें माने किसमें जी, गद्य खंड में, इसमें किसी भाषा को वाक्यों और पैराग्राफ के रूप में अध्ययन करते हैं। गद्य खंड से हमने पूछा इसे कि भैया आप कहाँ हैं, तो कह रहा है कि हमारे अंदर में जो पढ़ाइयाँ होती है ना, जो लोग भी पढ़ाइयाँ करते हैं ना, वो मेरे अंदर में क्या चीज़ की पढ़ाई करते, तो वाक्य लिखा रहेगा, बड़ा बड़ा पैराग्राफ रहेगा। अगर कहीं वाक्य और पैराग्राफ दिख गया तो वो किस तरह की रचना में आएगा, गद्य खंड के रचना में आएगा। क्लियर, बोलिए ना। हाँ चलिए क्लियर। 1 मिनट थोड़ा रुकिए, कोई महान जी लोग कॉल कर रहे हैं। हेलो, हाँ सर वीडियो बना रहे हैं। तब ठीक है सर, हम आएंगे नहीं आज। ठीक है। तो चलिए आइए समझते हैं। अब क्या करिएगा, बीच में ये सब होता रहता है थोड़ा बहुत। तो क्या करे कि गद्य खंड कहता है कि इसमें किसी भाषा को वाक्यों तथा पैराग्राफ के रूप में अध्ययन करते हैं। और दूसरी बात कि जब इसमें वाक्य लिखा रहेगा, पैराग्राफ लिखा रहेगा, तो वो अपने मूल रूप में रहता है। कौन रूप में? मूल रूप में। अभी समझ में नहीं है कि सर ये मूल रूप क्या होता है। यानी छोटा सा वो कहानी लिखा है, तो जो कहानी लिखा है पढ़ा हमने, समझ गया, अब उसका वही रूप था। ऐसा नहीं था कि वो कोई दूसरा भाषा हो उसे ट्रांसलेट करेंगे तब समझेंगे, ऐसा बात नहीं है, मूल रूप में रहता है। अभी तो इसका दूसरा पक्ष जब समझेंगे ना तब समझ में आएगा कि मूल रूप का मतलब। करेंगे चलिए गद्य खंड के अंदर हम लोग क्या क्या रख सकते हैं। गद्य खंड के अंदर क्या क्या आएगा, तो कहानी, भाषण, निबंध, इंटरव्यू, समाचार पत्र इत्यादि, ये सब कहाँ रहते हैं? गद्य खंड में रहते हैं। बिल्कुल समझ गए। गद्य खंड के मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी चीज़ है वाक्य के रूप में, पैराग्राफ के रूप में लिखी हुई हो, 1 पन्ना 2 पन्ना 4 पन्ना के लिखी हुई हो। बहुत सारे मतलब गिनती नहीं कर रहे माना कि। तो अभी तो सर थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, क्या करें, कुछ बाउंस कर रहा है, ये ना सोच रहे हैं आप। सोचते रहिए, सोचने के लिए पैसा थोड़े लगता है, सोचिए। यहाँ ध्यान दीजिए, गद्य की रचना करने वाले, जो गद्य की रचना करते हैं, इसकी गद्य खंड की जो रचनाएं करते हैं, वो महान इंसान लोगों को लेखक या लेखिका हम कहते हैं। जो भी व्यक्ति गद्य की रचनाएं करते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? तो उनको नाम दे देते हैं लेखक या लेखिका। समझे क्या? बिल्कुल समझे सर। अब आते हैं इनका दूसरा भैया जी का पद्य खंड। पद्य खंड में क्या कर रहा है कि इसमें किसी भाषा को पंक्तियाँ के रूप में, छंद के रूप में, लो सर ये क्या है पंक्तियाँ छंद, ये कौन दुनिया क्या है? अरे महान, कविता का नाम तो सुने होंगे ना। बिल्कुल, तो कविताएं जो होती हैं ये पद्य खंड में रखी जाती हैं। और ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, अध्ययन करते हैं और यह अपने मूल रूप में नहीं रहता। यानी जब ये लिखा जाता है पंक्तियां ना, तो उसका अर्थ को बताना पड़ता है। कोई भी पंक्ति लिखा है, जैसे हमारा है ना, रहीमन वे ऐसा है ना, रहीमन वे नर मर चुके जे के हूँ मांगन जाही। अब ये कहेंगे सर क्या हुआ, रहीमन वे नर मर चुके ई का। चलिए इसको छोड़ दीजिए, ये दूसरा कुछ लग रहा था। अपने ही किताब के लेते हैं, राम नाम बिन बिरथे जगी जन्मा।
तो यहाँ पर क्या साधारण हम लोग जैसा हिंदी में बोल रहा है कि राम के नाम लेने बिना इस जीवन में जन्म लेना व्यर्थ, ऐसे लिख रहा है नहीं ना, अर्थ बताना पड़ेगा ना। जी सर, तो वही बात है कि यह अपने मूल रूप में नहीं रहता, इसका अर्थ निकालना पड़ता है कि इसका अर्थ क्या होगा। समझें? अब कहेंगे हाँ सर, अब समझ में आ न रहा है कि पद का मतलब होता है जिसमें पंक्ति आती है, जिसमें कोई बोल बोल के गा गा के पढ़ता हो, जिसमें लय होती है। समझ रहे हैं ना, गाना बजाना की तरह माने थोड़ा लय होती है, जैसे कविता, दोहा, छंद, ये सब पद्य खंड के अंदर आती है। पद्य खंड ही बहुत पुराना रचना होती है। हमारे कहने का मतलब है कि जो हमारे पुराने रचनाएं होती थी, जैसे महाभारत में भी बहुत सारे महाकाव्य, काव्य, हाँ ध्यान दीजिए, कभी कभी पद्य को हम काव्य के रूप में भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी है। अब यहाँ पर हम लोग 10 क्लास में कितना जानेंगे, तो कभी कभी आप समझ लें पद्य खंड काव्य खंड भी कह सकते हैं इसको, है ना, समझने के लिए। तो रामचरितमानस, कमायनी, ये सब जो है, पद्मावत, ये सब क्या है, एक काव्य की रचना है जिसमें मतलब गा कर, मतलब कि लय के रूप में बोली जाए, अर्थ निकाली जाए। समझे क्या? अब हम ज़्यादा नहीं समझाएंगे तो आप लोग दिमाग मेरा हैंग करा दीजिएगा। कहा जाता है कि 2 रुपया दे दीजिए, बुद्धि कम दीजिए ना, ये तो कहावत है भैया, ये तो मजाक है, हम लोग को लोग कह देते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम वो सब कहावत को छोड़िए, पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। जो भी पद की रचना करने वाले होंगे वो कवि, कवित्री कहलाते हैं। जो भी पद की रचनाएं करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं कवि, ये कहलाती हैं कवित्री। समझें? बिल्कुल। चलिए, आज ये समझ में आया कि गद्य खंड पद्य खंड का मतलब क्या होता है ना। अब आइए अपने किताब में थोड़ी सी बात करेंगे कि गद्य खंड के अंदर में क्या क्या आएगा। तो हमारे गद्य खंड में देखेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, 20 के दांत, यानी इसमें कुल कगो पाठ हैं, इसमें 12 गो पाठ हैं। गद्य के अंदर जो रचनाएं हैं वो कगो पाठ में है जी, तो 12 गो पाठ में मौजूद हैं। क्लास 10th में 12 गो, अब 12th में नहीं बोलेंगे तो 12th में 13 गो होते हैं, है ना। तभी इधर ध्यान दीजिए। तो चलिए, इस गद्य में पहली हमारा पाठ क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। दूसरा है 20 के दांत, बड़ा मस्त कहानी है, जब पढ़ेंगे तो। भारत से हम क्या सीखे, वाह वाह वाह, अपना देश इंडिया। नाखून क्यों बढ़ते हैं, हाँ जी, नाखून तो बढ़वे करते हैं, है ना। आगे नागरी लिपि, बड़ा अजीब अजीब नाम आ रहे हैं सर। बहादुर, दिल बहादुर, नाम सुना सुना लग रहा होगा। परंपरा का मूल्यांकन, पुरानी परंपराएं चल रही है तो कुछ जांच पड़ताल करेंगे कि खाली मनबे करेंगे। चलिए आइए, जीत जीत मैं निरखत हूँ, वाह, जैसे जैसे इंसान जीतते हैं वैसे वैसे निखर रहे हैं। यही तो जिंदगी का असली स्ट्रगल है ना। तो इसीलिए यहाँ पर इसमें पढ़ाई है बहुत ज़बरदस्त, समझा जाए, पहले पढ़ेंगे तब ना। अभिनयो, मछली, वाह वाह वाह, मछली बड़ा अच्छा नाम है। नौबत खाने में इबादत, बड़ा ना भयंकर नाम है सर, पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। और लास्ट है शिक्षा और संस्कृति, हमारे महात्मा गांधी जी का। इसके बाद एक और वीडियो आएंगे लेकर, उसमें अपने पाठ के जो रचनाकार लोग हैं उनके नाम, और ये क्या है भैया लिखने का, इनका जो रचनाएं हैं कि ये निबंध है कि कहानी है कि भाषण है, ये सब हम जानेंगे। अब धीरे धीरे हम लोग लाइव भी काम शुरू करते चलेंगे। थोड़ा सा कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था इसीलिए हम लाइव नहीं आ रहे थे, लेकिन अब शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो अब बताइए पद्य खंड में क्या क्या है जी, एक बार यो पुकार लेते हैं। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, एक और ही इसमें होगा, उसको छोड़ दीजिए। प्रेम ऐनी श्री राधिका, ओ हो, प्रेम ऐनी श्री राधिका। अगला है अति सुधो स्नेह को मार्ग है, इसमें देख रहा है ना,
ये कह रहा कि अपने मूल रूप में नहीं रहता, इसका अर्थ बताना पड़ता है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे तो अर्थ बात करेंगे। स्वदेशी भारत माता मुझे कुछ नहीं आता, ऐसी बात नहीं है। जनतंत्र का जन्म, हाँ जनता लोग का जन्म हो रहा है लग रहा है। हिरोशिमा, वही हिरोशिमा जापान वाले जहाँ परमाणु बम फेंक दिया अमेरिका। एक वृक्ष की हत्या, ये वही वृक्ष की नाम हो रही है जो पर्यावरण में ना रहे तो तबाहियाँ ही तबाहियाँ है ना। बहुत ज़बरदस्त है। हमारी नींद, हम जब सोते हैं तो बहुत सारे लोगों का जीवन काल समाप्त हो जाता है, जैसे मक्खी का, मच्छरों का। अक्षर ज्ञान, वाह वाह वाह, अक्षर ज्ञान। अनामिका जी, जल्दी हम लोग मिलेंगे पढ़ाई में। लौट कर आऊँगा फिर, ओहो, इन कवि की तो विचार ही अलग है। लौट कर मरने के बाद ही आने की बात कहते हैं। और मेरे बिना तुम प्रभु, हे मेरे प्रभु, मेरे बिना तुम तो अधूरे हो, क्योंकि मेरे से ही तो तुम्हारी पहचान बनती है। तो ये हमारे आज के हिंदी का एक छोटा सा पाठ्यक्रम का परिचय था। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम मिलेंगे पुनः, तो इन पाठ के रचनाकार का नाम और ये लिखने की रचनाएं क्या है, इस पर हम बात करेंगे। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, यानी ये पढ़ाइयाँ समझ में आई होगी, तो थोड़ा जानबे करते हैं वहीं लाइक सब्सक्राइब ठोक दीजिए, है ना, 2-4 कमेंट मार दीजिए। और तो इसलिए अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।